नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां भेलवा घाटी थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप और फिर जिंदा जलाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पहले नाबालिग से दुष्कर्म किया था, उसके बाद परिजनों से मारपीट कर पुलिस को घटना की जानकारी देने पर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। इस डर से पीड़ित और उसके परिजन ने 7 दिन तक मुंह बंद रखा, साथ ही किसी अनहोनी के डर से खुद को घर में भी कैद रखा था। इस दौरान दुष्कर्म की शिकार नाबालिग दर्द से तड़पती रही, लेकिन उसे इलाज तक मुहैया कराने से परिजन डरते रहे। किसी तरह परिवार ने हिम्मत जुटाकर रिश्तेदार को फोन पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ये मामला थाने तक पहुंचा और फिर 7वें दिन पीड़ित के घर पुलिस पहुंची। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही दुष्कर्म के आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पीड़ित को मेडिकल जांच और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और हमारे सहयोगी एजाज अहमद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या है अपडेट? इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है और पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है और लोगों से और भी पूछताछ कर रही है कि और भी कोई लोग इसमें इन्वॉल्व थे क्या। हालांकि आपको बता दें कि जब 14 वर्ष की छात्रा को बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म करने का मामला आया, उसके बाद जो आरोपी थे, आरोपियों ने लगातार उनके परिवार वालों को डराने धमकाने का काम किया और परिणाम स्वरूप 1 सप्ताह तक परिवार वाले पुलिस थाना में शिकायत नहीं कर पाए, डर से, क्योंकि उन्हें जान मारने की धमकी दी जा रही थी। हालांकि एक अपने रिश्तेदार की मदद से थाना में शिकायत किया गया, उसके बाद जाकर भेलवा घाटी थाना प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई की गई और दुष्कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं महिला जिस बच्ची के साथ ये कुकर्म किया गया है, उनसे उनकी बयान को रिकॉर्ड करके आगे की कार्रवाई करने में पुलिस जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है एजाज, उसके बारे में कुछ जानकारी, कहाँ का रहने वाला है, वो कुछ जानकारी मिल पाई? जिस गिरफ्तार आरोपी जो दोनों को किया गया है वो भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के भतुआ कुरहा एक गांव है जो आदिवासी बहुल इलाका है, आदिवासी बहुल गांव है। यहीं के दोनों रहने वाले हैं और इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और न्यायिक हिरासत में पुलिस ने इन दोनों को भेज दिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। और फिलहाल क्या कुछ पीड़ित को जो परिजन है वो कुछ बता पा रहे हैं इस पूरे मामले पर? उनसे बातचीत हो पाई आपकी? इस मामले को लेकर जो पीड़ित परिजन है, क्योंकि जिस बच्ची के साथ कुकर्म किया गया उसे मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, उसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वहीं जो परिजन है, परिजन अभी भी कहीं ना कहीं इस घटना से सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं और मीडिया के सामने आकर कुछ बोलने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एजाज, सवाल तो ये भी है कि घटना को करीब 7 दिन बीत चुके हैं और अब तक पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। जी, एक्चुअली मामला जब घटना घटी उसके बाद परिजनों को लगातार आरोपियों के द्वारा धमकी दिया जा रहा था, क्योंकि ये सुदूरवर्ती गांव है, पुलिस की पहुंच भी वहां पे थोड़ा मुश्किल है। जब तक कोई शिकायत नहीं करते हैं तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है और ऐसे में इसी का फायदा उठा करके जो आरोपी थे वो धमकी दिए और धमकी देने के बाद जो परिजन है, पीड़ित परिवार के लोग हैं, वो डरे सहमे थे और 7 दिनों तक घर में बंद रहे, वो कहीं गए नहीं, बाजार तक नहीं गए। और जब इसकी शिकायत अपने एक रिश्तेदार को की तो रिश्तेदार की मदद से थाना में शिकायत की गई, तब पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई करने का काम किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई पुलिस लगातार। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एजाज। बढ़ते आगे, रांची में ईडी के रीजनल ऑफिस में निलंबित आईएएस छवि रंजन से रिमांड पर पूछताछ चल रही है और 12 मई तक कोर्ट से मिली रिमांड का आज दूसरा दिन है। आज ईडी की ओर से जमीन से जुड़े मामले में 4 और लोगों को समन भेजा गया है, जिनसे आज पूछताछ शुरू होगी। जमीन से जुड़े मामले में आज व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, भूमाफिया भरत प्रसाद, राजेश राय और लखन सिंह से जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के बाद आईएएस अधिकारी के खिलाफ ईडी को कुछ पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। ईडी के कार्यालय में आईएएस छवि रंजन से पूछताछ हो रही है।
उन्हें 6 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया है और आज रिमांड अवधि का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन भी उनसे ईडी पूछताछ करेगी और यही वो ईडी का कार्यालय है जिसके अंदर की वो हैं। हम आपको बता दें कि छवि रंजन के अलावे आज 4 और लोगों को यहाँ पर पहुँचना है, जिसमें से कि व्यवसायी का जो जमीन के व्यवसायी हैं उन्हें यहाँ पर पहुँचना है, उनसे पूछताछ होगी। उनसे पूछताछ में कई तरह के खुलासे जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था जब 7 लोगों को ईडी ने हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ हुई थी, जिसके बाद की पूछताछ की कड़ी छवि रंजन तक पहुँच गई थी, यानी आईएएस अधिकारी तक पहुँच गई थी। आईएएस अधिकारी से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें रिमांड पर लिया गया। आज रिमांड अवधि का दूसरा दिन है और उसके साथ साथ जब आज रिमांड अवधि उनका चल रहा है उसी दौरान और 3 लोगों को यहाँ पर ईडी ने बुलाया है, यानी उनसे पूछताछ होगी। उसके बाद देखना होगा कि जमीन व्यवसायी से जो पूछताछ होती है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरीके से ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। निलंबित आईएएस छवि रंजन की ईडी रिमांड का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन बिरसा मुंडा जेल से छवि रंजन को रांची ईडी ऑफिस लाया गया, जहां ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ की। इस दौरान छवि रंजन से प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल को लेकर सवाल जवाब हुए। हालांकि पूछताछ के दौरान निलंबित आईएएस ने प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से किसी तरह के संबंध होने से साफ इनकार किया है। वहीं विष्णु अग्रवाल से रांची डीसी पद पर रहते हुए पहचान की बात स्वीकार की है। पूछताछ के दौरान कई बार ईडी के सवालों पर छवि रंजन असहज भी दिखे। जांच एजेंसी ने पूछताछ के दौरान जमीन के सिंडिकेट में शामिल दूसरे लोगों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। वहीं आज ईडी ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी के साथ भूमाफिया भरत प्रसाद, राजेश राय और लखन सिंह से भी सवाल जवाब होंगे। और चतरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 6 भाकपा माओवादी आज सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने वालों में 4 इनामी नक्सली हैं, 1 जोनल, 3 सब जोनल कमांडर है, 2 एरिया कमांडर भी आज सरेंडर करने वाले हैं। जोनल पर 10 लाख और सब जोनल पर 5 लाख का इनाम पहले से घोषित था। सरकारी नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया जा रहा है। लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां पीएलएफआई के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के करीबी हार्डकोर नक्सली एरिया कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान और उसके 2 करीबी साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 1 बाइक और 2 हथियार बरामद किए हैं। हालांकि लोहरदगा पुलिस ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और नक्सलियों की पहचान को गुप्त रखा गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उग्रवादी हथियार के साथ कूड़ू थाना क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार उग्रवादियों से पुलिस लेवी वसूली, धमकी देने, गोली कांड समेत कई मामलों में गहनता से पूछताछ कर रही है। पाकुड़ के हिरणपुर में थाना क्षेत्र के एक क्रशर में डकैती की खबर है। हिरणपुर के जिया जोरी इलाके की घटना है, जहां धर्मकांटा में 5 लोग मुंशी और ड्राइवर से मारपीट की थी। साथ ही पिटाई के बाद करीब 40,000 रुपए लूटकर भाग गए। वहीं 4 मोबाइल फोन और मॉनिटर भी अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। गिरिडीह में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। सिरनाटांड गांव की ये घटना है, जहां खूनी संघर्ष में पहले हाथापाई हुई, उसके बाद रोड़ेबाजी और फिर जमकर लाठी, तलवार और भाला चले। करीब 1.5 घंटे तक मारपीट हुई है और इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे। माहौल इतना उग्र था कि आसपास के लोग भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब दोनों पक्ष के करीब 15 लोग घायल होकर जमीन पर गिर गए, तब जाकर मामला शांत हुआ। घायलों में 4 महिलाएं शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक पक्ष से 9 लोग जबकि दूसरे पक्ष से 6 लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 3 बीघा जमीन के लिए धनिक महतो और भिकी महतो के बीच 3 साल से विवाद चल रहा है और इसी को लेकर मारपीट की घटना हुई है।
खबर लोहरदगा से है, जहां जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचा रखा है। सेना प्रखंड के धरधरिया जलप्रपात के पास उरू चटकपुर गांव के किसान पिछले कई दिनों से हाथियों के उत्पात से काफी ज्यादा परेशान हैं। शाम होते ही जंगली हाथी जंगल से निकलकर गांव में पहुंच जाते हैं और खेत में लगी फसल को बर्बाद कर देते हैं। लोगों ने वन विभाग को कई बार इसकी जानकारी दी, लेकिन वन विभाग लापरवाह बना हुआ है। हाथियों से खौफ का आलम यह है कि किसान शाम होते ही खेत को छोड़कर अपने घरों को लौट जाते हैं। वहीं वन विभाग का हाथियों के आतंक से मुक्ति दिलाने में नाकाम साबित हो रहा है। यहाँ शाम तक काम करे, सुबह से आवेला शाम के काम करेला और जंगली हाथी के डरे हमें यहाँ 5 बजे बाजेला और हम घर चलिए। फसल में घुसते थे, फसल खाते थे, केरा उरा के हमके केरा से बहुत फायदा होगा और केरा के बहुत पेड़ पूरा बर्बाद कर दो। खबर बोकारो से है, जहां फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर दूसरे प्रदेश के खिलाड़ियों को बोकारो से खिलाने सहित अन्य मामलों को लेकर जेएससीए ने बड़ी कार्रवाई की है। जेएससीए ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बोकारो जिला क्रिकेट संघ को भंग कर दिया है। साथ ही संघ को चलाने के लिए एडहॉक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। जेएससीए के इस निर्णय का खिलाड़ियों ने स्वागत किया। साथ ही खिलाड़ियों ने मामले में शामिल लोगों पर प्रतिबंध लगाने और अंपायरिंग कर रहे कुछ पदाधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं एडहॉक कमेटी के सदस्य ने खिलाड़ियों के हित में बेहतर फैसले लिए जाने का भरोसा दिया है। 20-25 सालों से जो गलत कर रहे थे उनकी कमेटी भंग हुई, पर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हम लोग, क्योंकि जो मेन जड़ है पीएन सिंह, क्योंकि ये 6 महीने पहले अरविंद बने हैं और उसके बाद वो पंजाब में है और उनको रिमोट कंट्रोल की तरह चला रहे थे पीएन सिंह। तो और ना पीएन सिंह पे कार्रवाई हुई है, ना संजय पांडे पे कार्रवाई हुई है, ना संतोष पासवान पे, और भी जो भी भ्रष्ट थे उन पे कोई सजा नहीं हुआ। वो इस्तीफा दिए, साइड हो गए। तो 2 महीने बाद फिर चुनाव होगा, फिर वो वापस आ जाएंगे। सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो उनको सबसे पहले बैन लगा देना चाहिए ताकि हम लोग का बोकारो का जितना भी भविष्य है उसको सुधारा जा सके। और बोलना चाहेंगे कि अंपायर लोग का बात, तो अंपायर लोग का बात में सबसे पहले कि राजेश्वर सिंह का नाम लेंगे, क्योंकि वही है मेन जड़। राजेश्वर सिंह ही मेन जड़ है, सारे अंपायरिंग वही संभालते हैं। नई एडहॉक कमेटी आई है, आप देखोगे इसमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि क्रिकेट के बारे में नॉलेज हो उनको। कोई ठेकेदार है, कोई खुद का दुकान चलता है, कोई बिजनेसमैन है। तो नीपा पोती का काम चल रहा है अभी भी, मतलब जो क्या कहते हैं उनको ही बैठाया गया है जिसका लिंक जेसीए से हो। कंप्लेंट्स थे यहाँ के खिलाड़ियों के, उनको ग्रीवांस नहीं मिल रहा था, शायद उसीलिए कमेटी भंग की गई है। अब जो ऊपर से जिम्मेदारी दी गई है उसको हम लोग अच्छे से निभाएंगे और इसमें पूरा देखा जाएगा कि आगे किसी खिलाड़ी के साथ कोई निराशाजनक बात ना हो, अच्छे से खेले। कोई बाहरी खिलाड़ी का इसमें शामिल होने की बात आई है, उस पर भी। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। राजस्थान से आपको बड़ी खबर बता दें, हनुमानगढ़ में मिग 21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। बहलोल नगर गांव में फाइटर जेट क्रैश हुआ है। गांव में मकान पर गिरा है फाइटर जेट और चपेट में आने से 2 ग्रामीणों की भी मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक पायलट सुरक्षित है और ये तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ में मिग 21 फाइटर जेट क्रैश कर गया है। वहां पर धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यहीं पर ये मकान है गांव का, जहां पर अचानक से मिग 21 फाइटर जेट क्रैश कर गया है। बहलोल नगर गांव में फाइटर जेट क्रैश किया है और गांव में एक मकान पर ही फाइटर जेट जाकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक इसमें जो पायलट है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम भी अभी मौजूद है और इसके साथ ही लोगों की भीड़ भी वहां पर मौजूद आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए, अभी फिलहाल लोग जब पहुंचे हुए हैं तो इलाके में इस घटना से हड़कंप जरूर मचा हुआ है। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल उस वक्त बन गया जब अचानक से हनुमानगढ़ में मिग 21 फाइटर जेट क्रैश कर गया। बहलोल नगर बताया जा रहा है वो इलाका, बहलोल नगर वो गांव जहां पर फाइटर जेट क्रैश किया है। गांव में ही एक मकान पर अचानक से फाइटर जेट आकर गिर गया और इसी की चपेट में 2 ग्रामीण आ गए जिनकी मौत हो चुकी है और फिलहाल वहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। राहत बचाव का कार्य जरूर किया जा रहा होगा। क्या कुछ वहां पर चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए वहां की आपको दिखा रहे घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर फाइटर जेट क्रैश किया है
और हालांकि इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ खाली जगह ही है, लेकिन लोग वहां पर जरूर पहुंच गए हैं। जैसे ही लोगों को इस घटना की जानकारी मिली, लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। आगे आगे ऐसे धीरे धीरे जानकारी सामने आती हुई आपको बताएंगे। फिलहाल शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है, बताया जा रहा है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश कर गया है। बहलोल नगर गांव में फाइटर जेट क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव में एक मकान पर ही फाइटर जेट जाकर गिर गया। चपेट में आने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची मीसा भारती। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है मीसा भारती। जमीन के बदले नौकरी के मामले से जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर में ही यहां पर सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी मामले में सुनवाई हो रही है, जिसके तहत अभी मीसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मीसा भारती अभी कोर्ट में पहुंची हुई हैं और कुछ ही देर में सुनवाई यहां पर शुरू होने वाली है। जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि अभी मीसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में सुनवाई यहां पर शुरू होगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के सदस्यों से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, मीसा भारती पहुंच चुकी हैं और कितना वक्त है जब सुनवाई शुरू होगी? थोड़ी देर में लैंड फॉर जॉब के मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। हालांकि इस पूरे मामले में जो आरोपी है मीसा भारती, वो फिलहाल कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। लालू यादव और इस मामले में कहीं न कहीं राबड़ी देवी भी आरोपी है, लेकिन फिलहाल वो भी कोर्ट नहीं पहुंची है। ये माना जा रहा है कि लालू की तरफ से कोर्ट में एग्जम्पशन लगाया जा सकता है और उनका खराज का हवाला दिया जा सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में तमाम जो आरोपी हैं उनको फिलहाल जमानत पहले ही मिल चुकी है। जो कॉपी है सप्लाई हो चुकी है। तेजस्वी जो है उनसे भी पूछताछ सीबीआई ने किया है, लेकिन आज इस पूरे मामले में कुछ दस्तावेजों को लेकर भी स्क्रूटनी होनी है, लेकिन अभी फिलहाल सुनवाई नहीं हुई है। थोड़ी देर में ये उम्मीद की जा सकती है कि सुनवाई शुरू होगी। उसके बाद देखना होगा कि क्या तमाम जो आरोपी हैं उनकी तरफ से कोर्ट में क्या आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं और कौन कौन आरोपी कोर्ट में पहुंच सकते हैं। इस पूरे मामले पर लगातार लालू प्रसाद यादव के सभी जो फैमिली के सदस्य हैं उनसे पहले भी सीबीआई ने पूछताछ की और लगातार कोर्ट की तरफ से भी सुनवाई चल रही है। क्या लगता है सुशील, आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर जिस तरह सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऐसे में हाल ही में तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की है, तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि भविष्य में लालू परिवार की मुश्किल जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि पूरे मामले में सीबीआई की तरफ कोई चार्जशीट 5 महीने दाखिल की जाएगी, तो ये उम्मीद की इसमें तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल किया जा सकता है और इसी सिलसिले में शायद तेजस्वी यादव से सीबीआई ने बातचीत की है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जो केस की तैयारी है सीबीआई की इस पूरे मामले को लेकर वो कैसे बढ़ रही है, और साथ साथ ये भी देखना बेहद अहम है कि सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के लेवल को लेकर कैसे आगे बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील।